Today we will understand the poem The Trees by Adrian Rich. ये जो पोएम है द ट्रीज, ये उनकी किताब नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ का एक हिस्सा है जो कि 1963 में उन्होंने लिखा था और 1966 में पब्लिश हुआ था। इस पूरे पोएम के 4 स्टैंजाज या 4 भाग हैं और इस पोएम में आपको कोई राइमिंग स्कीम नहीं दिखेगी, यानी कि फ्री राइम है, कोई भी मीटर आपको नहीं मिलेगा। अब यदि हम इस पोएम के सेंट्रल थीम के बारे में बात करें कि ये पोएम किस पे आधारित है, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि इस पोएम को आपको समझने के लिए एक गहराई तक जाने की आवश्यकता है, क्योंकि पोएम में कहीं ना कहीं एड्रियन रीच ने एक एक्सटेंडेड मेटाफर के रूप में ट्रीज़ को यूज़ किया है। वो ट्रीज़ शायद इंसानों के लिए भी वो डिपिक्ट कर रही हैं या फिर औरतों के लिए भी, जो कहीं ना कहीं इस कंक्रीट के जंगल से आज़ाद होकर नेचर की ओर, आज़ादी की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं या वो जा रहे हैं, और कैसे इसका गवाह एड्रियन रिच बनना चाहती हैं या वो देख पा रही हैं कि धीरे धीरे लोग कैसे बंदिशों से निकलकर आज़ादी की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक जैसे यदि एक दिन हमारे घरों के पौधे अपने अपने स्थान से निकलकर जंगल की ओर चल दे, तो इस सीन को, इमेजरी को हम इस पोएम में समझने का प्रयास करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टैंजा। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow, the forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. अब इन लाइन्स को समझते हैं। यदि ट्रीज़ को हम लिटरल मीनिंग के साथ इस लाइन को पढ़े तो कहा जा रहा है कि जो ट्रीज़ हैं, हमारे घरों के अंदर जो ट्रीज़ हैं, इनसाइड आर मूविंग आउट, वो बाहर की ओर जाते हुए दिख रहे हैं। और कहाँ? इनटू द फॉरेस्ट, जहाँ उनका स्थान है। कहीं ना कहीं हम ह्यूमन बीइंग्स नेचर को भी बांधने का काम कर रहे हैं। हम बाहर के पेड़ों को काट कर हम मकान बना रहे हैं और फिर उन मकानों के अंदर में हम पेड़ पौधे लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, यानी कि जिस जगह को वो बिलोंग नहीं करते वहाँ पे हम लाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके स्थान से विस्थापित करके। तो ट्रीज़ जो अंदर हैं, एक दृश्य देख रही हैं पोएटिस, धीरे धीरे वो बाहर जंगल की ओर जा रहे हैं जहाँ उनका असली स्थान है। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज, और इतने दिनों वो जंगल बिल्कुल खाली था, यानी वो जो आज़ाद हवा या फिर जो वो स्थान है जहाँ की पेड़ पौधे होने चाहिए, तो वो बिल्कुल खाली थे। अब अगर ट्रीज़ नहीं होंगे फॉरेस्ट में तो आप समझ सकते हैं कि उनसे जुड़े जो वाइल्ड लाइफ है वो भी नहीं दिखेगी। जैसे वेयर नो बर्ड कुड सिट, अगर पेड़ नहीं है तो वहाँ पे आपको बर्ड्स नहीं दिखेंगे, क्योंकि डालियाँ नहीं होंगी तो बर्ड्स कहाँ बैठेंगे। नो इंसेक्ट हाइड, कोई भी कीड़ा मकोड़े जो छुपते हैं छोटे पेड़ पौधों में या ज़मीन में, घास में, वो आपको नहीं दिखते होंगे। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, तो ये जो लाइन है ना, ये भी कहीं ना कहीं इमेजरी है। जो सूर्य की रोशनी है, एक पोएटिक डिवाइस की तरह आप लेके चलो कि जो सूर्य की रोशनी है वो धीरे धीरे जंगल के अंदर आती है, और जंगल के अंदर जब आती है पेड़ पौधों के चलते वहाँ पे एक शेड बना हुआ है, एक छाया बनी हुई है। तो यहाँ पे फीट शायद उन सन की रेस या सन की किरणों के लिए यूज़ हो रहा है जो ज़मीन तक आती है। मानो सूरज भी अपने किरणों को, अपने पैरों को नीचे की ओर भेजता है कि वो जंगल में कूल हो जाए। लेकिन अगर वहाँ पे जंगल ही नहीं होंगे तो सन के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो अपनी रेज को छुपा सके, हाइड इट्स रेज इन द ट्रीज़, वो फॉरेस्ट लैंड अगर बिल्कुल एम्प्टी है। इसलिए यहाँ पे पोएटिस कर रही है कि नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, यानी कहीं भी परछाई नहीं दिख रही है, एक ट्रीलेस फॉरेस्ट है, और जो भी शेड है वो अगर नहीं दिख रहा है तो कहीं भी कूल जगह आपको नहीं मिलेगी। मानो सूरज भी अपने किरणों को नीचे आने के बाद ठंड नहीं कर पाता है। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, तो उसी लाइन को जो सेकंड में था वो रिपीट करते हुए रात की बात भी कह रही है, यानी कि बिल्कुल ही वीरानी थी, कुछ भी नहीं था। विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, और आप देखोगे, वो देख पा रही है एक क्रांति आ चुकी है और वो कहती हैं कि आप
सुबह तक पाओगे कि पूरे जंगल पेड़ों से भर गए हैं जो घरों से निकलकर बाहर जा रहे हैं। अब यदि हम इन ट्रीज़ के कंपैरिजन इंसान से करें तो इंसान भी आज़ाद होने की जो कोशिश है उसके साथ में वो बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है, हम वो कह सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं पोएम में ना कुछ हिंट है, जैसे कि चांद की बात की गई है तो जनरली जो मून है ना वो फीमेल्स के साथ एसोसिएट किया जाता है, तो शायद फीमेल्स की आज़ादी की बात भी पोएटिस कर रही हैं कि कैसे धीरे धीरे महिलाएं घरों के बाहर कदम रख रही हैं और बाहर जहां वो बिल्कुल नहीं दिखती थी अब शायद वो धीरे धीरे दिखेंगी क्योंकि वो घरों से बाहर आ रही है। अब जो क्रांति का एक सीन है या दृश्य है वो उन्होंने सेकेंड स्टैंजा में समझाया है कि कैसे धीरे धीरे पेड़ पौधे घर के बाहर आ रही हैं या महिलाएं घर से बाहर आ रही हैं या कोई भी इंसान जो कि इस कंक्रीट के जंगल से निकलकर खुले आसमान में आना चाह रहा है तो वो कैसी कोशिशें कर रहा है। ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर, द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, small twigs stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed, moving to the clinic doors। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर एक पेड़ घर से बाहर निकलना चाह रहा है तो उसे अपने जड़ों को हटाना पड़ेगा, उसे जड़ पे काम करके जड़ को अलग करना होगा वहाँ की मिट्टी से। यानी हम यदि चाहते हैं कि हम आज़ाद हों तो हमें रूढ़िवादी से हमें अपनी जड़ों को हटाना होगा, जो सुपरस्टिशंस हैं, जो बंदिश हैं। तो वैसे ही वो पौधे पूरी रात मेहनत कर रहे हैं कि उनके जो रूट्स हैं, उनकी जो जड़ हैं, डिसएंगेज अलग होने के लिए। और वो कहाँ पे लगे हुए हैं? क्रैक्स ऑफ इन द वरांडा फ्लोर, वहाँ जो वरांडा है, रूम के बाहर जो पैसेज है, उसमें जो क्रैक्स थे उसके अंदर से वो पेड़ पौधे उग आए थे और वहाँ से वो अपनी जड़ों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। पेड़ पौधे खुद को खींच रहे हैं, खुद ब खुद निकलना चाह रहे हैं। अब ये जो लाइन है ना, अभी आपने सुना, ये लाइन बहुत लंबी सी लाइन है और फिर जाकर ये एंड होता है। 3 लाइन के बाद एक फुल स्टॉप है। देखो, ऑल नाइट्स द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर। तो ऐसी लाइंस को हम पोएटिक डिवाइस में कहते हैं एनजैबमेंट। एनजैबमेंट यानी एक बात को बहुत लंबे वाक्यों में बिना पंचुएशन के रुके कहना। और क्या दिख रहा है पोएटिस को? द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास, और पत्ते तक कोशिश कर रहे हैं पौधों के कि वो ताकत लगा रहे हैं, स्ट्रेन कर रहे हैं कि वो ग्लास तक पहुँचे, यानी खिड़कियों के पास तक पहुँचे जहाँ से वो निकलेंगे बाहर। स्मॉल ट्विग्स, और जो छोटी छोटी डालियाँ हैं, जो ब्रांचेस हैं पेड़ में, वो भी बिल्कुल स्टिफ हो गए हैं, वो बिल्कुल कड़े हो चुके हैं, या कह सकते हो कि एकदम स्टडी हो गए हैं एक्सर्शन से, थकान से। इतनी वो मेहनत कर रहे हैं बाहर आने की। और साथ ही साथ लॉन्ग क्रैम्प्ड बफ्स, जो उनकी लंबी डालियां हैं नीचे की ओर में, वो भी लंबी, यानी कि बहुत लंबा एक समय शायद उस पेड़ या पौधे ने उस जगह पर बिताया है, तो उसके जो शरीर के अंग हैं वो भी एक जगह पर फैल नहीं पाए हैं, तो आपस में उलझ गए हैं और वो भी शफलिंग कर रहे हैं, वो भी मूवमेंट कर रहे हैं उस छत के नीचे, अंडर द रूफ ऑफ द हाउस। ठीक जैसे एक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स, अगर आप देखो हॉस्पिटल के बाहर निकलता है हाफ डेज्ड, वो आधा मानो होश में हो, आधा बेहोशी में हो, उसकी शरीर की हालत बहुत फ्रेश उसको महसूस नहीं होती है, पर मन में खुशी होती है कि मैं डिस्चार्ज हो रहा हूँ। और मूव करता हुआ वो पेशेंट कहाँ पहुँचता है? हॉस्पिटल या क्लिनिक के दरवाजे पे। वैसे ही न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स की तरह ये पेड़ पौधे या ये महिलाएं ये धीरे धीरे बाहर की ओर निकल रही हैं। शायद अभी उन्हें बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बाहरी दुनिया क्या है, नहीं है, पर कोशिश जारी है कि इस माहौल से वो खुले माहौल में निकल सके। अब ये जो दृश्य है ना, इसकी गवाह बन रही हैं पोएटिस्ट जिसका नाम है एड्रियन रिच। 3rd स्टैंजा में वो कह रही है, आई सिट इनसाइड। वो देख रही हैं कि वहाँ हलचल है, बरामदा में पेड़ पौधे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो वहीं बैठी है
डोर्स ओपन टू द वरांदा, और वो दरवाज़ों को देख पा रही है, जो उनके दरवाजे हैं घर के वो खुले हैं वरांदा की ओर, यानी वो कहीं भी बाधा नहीं डाल रही हैं या नहीं डालना चाहती हैं। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, लंबी वो चिट्ठियाँ लिख रही हैं। अब ये लेटर्स क्या हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं एक मैसेज हो सकता है, संदेश हो सकता है, लेकिन वो कह रही है इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। सारी बातों को वो लिख रही हैं, अपनी मन की बात, लेकिन उस वक्त जो घटना हो रही है वो उसके बारे में मेंशन कहती है। मैं शायद ही इसके बारे में लिखूं कि धीरे धीरे जंगल मेरे घर से बाहर जा रहा है, क्योंकि वो उस समय की साक्षी बन रही हैं जब महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं, और वो कह रही हैं कि मैं इस प्रोसेस को नज़र लगे ऐसा नहीं चाहती हूँ, या फिर मैं नहीं चाहती हूँ कि इस चीज़ को कहीं बाधा हो, तो मैं सिर्फ इसको देखना चाहती हूँ कि कैसे महिलाएं बाहर की ओर निकल रही हैं। अब बाहर का दृश्य कैसा है? द नाइट इज़ फ्रेश। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो वैसे भी जो रात है वो आपको बहुत सुकून देगी, तो काफ़ी फ्रेश है, अच्छा लग रहा है। द होल मून शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन, और पूरा का पूरा चांद दिख रहा है, फुल मून उस आसमान में, जो आसमान अभी भी खुला है, उसे अभी तक मनुष्य कैद करने में कहीं ना कहीं सफल नहीं हुआ है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन स्टिल रीचेज लाइक अ वॉइस इन टू द रूम्स। अब जो महक आ रही है ना वहाँ पे लीव्स की आ रही है, लीव्स तो पत्ते हैं, लाइकेंस एल्गे और फंगी का एक मिक्स होता है। एल्गे और फंगे दोनों ही कहीं ना कहीं आपसी तालमेल या सिम्बायोसिस के साथ पेड़ के ऊपर पाए जाते हैं, और वो पैरासाइट नहीं होते हैं, मतलब वो कहीं नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, और वो एक बैलेंस बनाकर अपनी लाइफ एक दूसरे पर निर्भर होकर वो अपना भोजन या पोषण जो है वो हासिल करते हैं। तो ये जो लाइकेन है, यहाँ भी एक मैसेज शायद देना चाह रही हूँ पोएटिस, कि इंसान कहीं ना कहीं एक तालमेल बना के फ़िलहाल रहना चाह रहा है, लेकिन उसकी अस्तित्व अभी जो है वो नेचुरल नहीं है, वो प्राकृतिक नहीं है, वो बंधी हुई है एक जगह पे। तो लाइकेन की स्मेल्स आ रही है, लीव्स की स्मेल आ रही है, और ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग बात कर रहे हैं। स्टिल रीचेज लाइक अ वॉइस इन द रूम्स, मानो वो हमें आवाज़ दे रहे हैं कि ये आज़ादी कब होगी, या हम बहुत ईगर हैं टू कम आउट ऑफ द हाउसेस। एंड देन वी हैव द लास्ट स्टैंजा। जैसा कि मैंने बोला था कि इस पूरे पोएम को आपको दो एंगल से समझना होगा। एक एज अ ट्रीज, कि एक इंसान अगर निकलना चाहता है घरों में बंद माहौल से बाहर की ओर, अपनी जड़ों में कुछ चीज़ें सही होंगी, कुछ अंधविश्वास होंगी, सुपरस्टिशन होंगी, उसमें से निकलने की बात कर रहे होंगे, तो ये दोनों के संदर्भ में ये पोएम पोएटिस ने लिखा है। अब वो आगे बताती है लास्ट स्टैंजा में, माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट। आज मेरे सिर में बहुत सारे विस्पर्स, यानी कि किसी के फुसफुसाने की आवाज़ है। आप जब धीमे स्वर में कहते हैं उसे कहते हैं विस्पर करना। तो ये जो आवाज़ें हैं ना, वो उनके मन की कहीं ना कहीं बेचैनी दिखा रही है, कि वो सोच रही है कि क्या होगा, आखिर क्या होने वाला है। उस सुबह का इंतज़ार वो कर रही है, लेकिन कह रही है विच टुमारो विल बी साइलेंट, कल ये माहौल बिल्कुल शांत हो जाएगा, मेरे मन के सारे जो सवाल हैं उसके जवाब मिल जाएंगे जब मैं उस दृश्य को देखूंगी कि पूरा जंगल घर के बाहर आ गया है, या हमारा मकसद पूरा हो गया है। लिसन, अब वो कहती हैं, अब शायद वो अंतिम क्षण है जब शायद वो महिलाएं दहलीज के बाहर पैर जैसे देंगी, थ्रेशोल्ड के बाहर पैर रखेंगी, वैसे ही अब ये पेड़ पौधे घरों से बाहर निकलने में बिल्कुल अब सफल हो रहे हैं। तो कहती है लिसन द ग्लास इज़ ब्रेकिंग, क्या आपको सुनाई दे रहा है कि जो शीशे हैं घर के ना वो टूट रहे हैं, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं निकलने के लिए शीशों को तोड़ रहे हैं, चाहे वो खिड़कियों के शीशे हो या डोर्स के हों। एंड द ट्रीज आर स्टम्बलिंग टूवर्ड्स फॉरवर्ड इनटू द नाइट, और वो सारे पेड़ गिरते पड़ते स्टम्बल करते हुए, मतलब सीधी चाल में नहीं चलते हुए, वो आगे बढ़ रहे हैं रात के अंधेरे में खुले की ओर। विंड्स रश टू मीट देम, और मानो बाहर जो हवा चल रही है वो दौड़ लगा रही है इन लोगों को गले लगाने के लिए, इनसे मिलने के लिए, जो पेड़ पौधे या जीव बाहर आ रहे हैं। एंड द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। ये मेरे हिसाब से पोएम का सबसे सुंदर लाइन है।
अगर आप एक दृश्य इमेजिन करो, एक बहुत बड़ा पेड़ है बाहर में, ओक ट्री, जिसे आप कह सकते हैं कि शायद शाहबलूत हम कहते हैं। शाहबलूत का एक बहुत विशाल पेड़ है और उसके पीछे एक पूरा चांद दिख रहा है, फुल मून। तो शाहबलूत या ओक ट्री के जो ब्रांचेज़ हैं ना, वो ब्रांचेज़ जहाँ जहाँ निकले हैं, ऐसा लग रहा है कि उसने चांद को ब्रेक कर दिया है पीसेस में। तो कहती है द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर। चांद भले इस रात में कहीं ना कहीं ब्रोकन या कमज़ोर टूटी फूटी सी लग रही है, ठीक जैसे औरतें जो स्ट्रगल करती हैं, जो कोशिश करती हैं बाहर आने की, उनके साथ होता है, उनका बहुत ऊर्जा, उनकी बहुत हिम्मत होती है, तभी वो घर के बाहर निकल पाती है या इंसान अपनी गुलामी से बाहर निकल पाता है। तो वैसे ही वो चांद अब बहुत कंप्लीट या पूरा तो नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि पेड़ के पीछे उसके टुकड़े हो चुके हैं एंड द पीसेस फ्लैश नाउ। लेकिन वो जो टुकड़े हैं जब पेड़ के पीछे दिखते हैं उस दृश्य में, ऐसा लगता है क्राउन है, एक मुकुट है, यानी जीत का सरताज वो बन चुका है। उनकी जो मेहनत है वो अब उनकी आंखों के सामने दिखने वाली है। और वैसे ही वो चांद उस सबसे लंबे टॉलेस्ट ओक, यानी सबसे बड़ा जो चैलेंज रहा होगा, वो महिलाएं पार करके बाहर आ चुकी हैं, या नेचर ने भी कहीं ना कहीं आज़ादी अपनी ले ली है। या फिर आप ह्यूमन बींग से कंपेयर करो तो ह्यूमन बींग्स भी अपने जड़ों से निकलकर एक आज़ाद माहौल की ओर आ चुका है। सो दिस इज़ द पोएम द ट्रीज़। आई होप यू हैव अंडरस्टूड।